नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद डुमियारगंज के पूर्व विधायक और प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह फैसला सच्चाई की जीत है और कांग्रेस द्वारा हिंदू नेताओं को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि विधायक ने दावा किया कि घटना के समय गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को भी एटीएस का कॉल गया था, जिस पर उन्होंने सबूत के बिना न आने की चेतावनी दी थी। और इसके साथ ही राघवेंद्र सिंह ने कांग्रेस, सपा और मुस्लिम नेताओं पर फैसले पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी उस समय हिंदू नेताओं को हिंदू आतंकवाद से जोड़ करके पूरी दुनिया में भारत के हिंदू नेताओं को बदनाम करना चाहते, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, कर्नल पुरोहित सहित बहुत सारे ऐसे लोग थे। और उसके बाद एटीएस का टेलीफोन उस समय के सांसद और उत्तराधिकारी गोरक्षपीठ पूज्य योगी जी के पास आया कि आपका भी नाम आ रहा, गिरफ्तारी की जाए। योगी जी ने कहा अगर गोरखपुर में आना तो सबूत के साथ आना और अन्यथा जाने नहीं पाओगे। पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल में हड़कंप मच गया था, किसी की हिम्मत नहीं हुई यहां आने की। और यह घटना प्रायोजित तरीके से कांग्रेस की साजिश के तहत अंजाम दिया गया कि हिंदू नेताओं को किसी तरह से बदनाम किया जाए। सिद्धार्थनगर से एक खबर है, जहां मालेगांव केस में बड़ी राहत मिली। इसके साथ हिंदू नेताओं को मिला न्याय। और बता दें कि विधायक ने बयान देते हुए कहा कि यह फैसला जीत का फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को बेनकाब किया गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि लघु और मध्य उद्यम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना को और प्रभावी बनाने, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने विभागीय प्रगति और योजनाएं प्रस्तुत की, जिन पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ से एक खबर है, जहां बता दें कि बैठक की गई और इसके साथ ही बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए स्वराज को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही बता दें कि रोजगार को बढ़ाने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही बता दें कि इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक की गई, बैठक में क्या कुछ अहम देखने को मिला? देखिए, मुख्यमंत्री की अहम बैठक थी एमएसएमई विभाग की, जिसमें ज्यादातर की है तो कुछ देर उन पर ज्यादा चर्चा की गई, क्योंकि स्वदेशी रूप से जितने भी रोजगार है एमएसएमई विभाग के अंदर में आते हैं, तो मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि जो एमएसएमई विभाग है, जो स्वराज रोजगार है, इन लोगों को किस तरीके से अपने ही रोजगार में किस तरीके से जोड़ा जाए, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग रहे, इस पर चर्चा हुई। जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है एमएसएमई विभाग जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है कि साफ तौर पर जिस तरीके से चर्चा थी कि एमएसएमई विभाग का जो समय है वो लगातार बढ़ रहा है और जो रोजगार की संख्या है, कहीं ना कहीं बिजनेस, आयात निर्यात एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर स्वदेशी माल ज्यादा निर्यात होगा और उसका ज्यादातर एक्सपोर्ट बाहर किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो देश सरकार है उसको फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो कहीं तो एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने आज दी है। और वही साफ तौर पर फुटवेयर को नई जो लेदर नीति है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस की बात की गई है। 22 लाख जो रोजगार है उनको रोजगारों को भी बढ़ाने की संभावना है। और ब्रांडेड फैक्ट्री कॉमर्शियल विकास में भी चर्चा की गई। तो साफ तौर पर जो स्वदेशी योजनाएं हैं उनको लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे हैं और स्वदेशी योजनाओं को किस तरीके से और गति दी जाए, इस पर भी चर्चा हुई। जी
ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मऊ की विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का नोटिस भी जारी किया और इसके साथ ही अफसारा पर दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार रहने का आरोप है, जबकि अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि अफसारा की अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अब अगली सुनवाई की तारीख 1 सितंबर तय की गई है। माननीय गैंगस्टर महोदय के न्यायालय द्वारा कुर्की 82 का आदेश हुआ है और यह एक मुकदमा थाना दक्षिण टोला में कायम हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 20/22 गैंगस्टर का मुकदमा है। उस मुकदमे में यह नोटिस जारी हुई। जब उनको जानकारी होगी तो न्यायालय में उपस्थित होंगी। मऊ से खबर है, इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुशील सिंह का। सुशील, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? देखिए जी, पूरा मामला माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी से जुड़ा हुआ है, जिसके संबंध में मऊ के दक्षिण टोला थाना मुकदमा दर्ज है और उसमें एक गोदाम था एफसीआई का, जिसको लेकर के जो गोदाम बनाया गया था उसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उसी के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की एक पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन जब से मुकदमा दर्ज हुआ है, अफसा अंसारी न तो पुलिस के सामने आई न तो कोर्ट में पेश हुई। उसी को देखते हुए अब कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कुर्क का आदेश जारी किया है। सुशील, पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे सुनवाई भी होगी, तो क्या लगता है कि क्योंकि अब तक मुख्तार अंसारी की पत्नी अभी तक कोर्ट में नहीं आई, पेश नहीं हुई है, अब जब तारीख तय कर दी गई है तो आगे क्या कुछ अहम देखने को मिलेगा? देखिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को पहले ही कोर्ट भगौड़ा घोषित कर चुका है, लेकिन अब जो कोर्ट की कार्रवाई कुर्क होने जा रही है, मतलब कुर्की का आदेश जारी हुआ है, तो कहीं न कहीं जो उनकी पत्नी के नाम से या मुख्तार का जो पैतृक संपत्ति है वहां पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस बीच अगर अफसा अंसारी कोर्ट में पेश हो जाती हैं तो कुर्की की कार्रवाई बच सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि अफसा अंसारी क्या करती हैं और पुलिस की आगे कार्रवाई तो कुर्की ही होगी। ठीक है सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद में आपदा प्रबंधन को परखने के लिए 5 अलग अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मुख्य अभ्यास लोनी स्थित इंडियन ऑयल परिसर में किया गया, जहां भूकंप जैसी आपदा का संजीव अभ्यास हुआ। एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग समेत कई एजेंसियों ने सामूहिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को निकालने, प्राथमिक उपचार देने और राहत कार्यों की प्रक्रिया प्रणाली का प्रशिक्षण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी भी दी गई। प्रशासन ने इसे जनहित और तैयारी की दिशा में अहम कदम बताया है। इसमें एक्चुअली एनडीएमए की जो गाइडलाइन के अनुरूप आज एक मॉक ड्रिल हो रही है। उसमें हमारे यहाँ की 5 साइटों पे अर्थक्वेक आएगा तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, इसके अलावा अर्थक्वेक के बाद जो फायर का सीन बनता है उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, इसकी एक्सरसाइज है। अभी हम लोग इन ग्राम पे खड़े हुए हैं, ये एक्सरसाइज पैरेलली सब जगह चल रही है। हम इसमें हमारा मकसद यही है, एनडीएमए का मकसद यही है कि पब्लिक अवेयर हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पहले तो कम्युनिटी अवेयर हो, दूसरा हम कितना अवेयर हैं एज एन रिस्पॉन्सिव टीम, एज एन प्रशासन, पुलिस और जो हमारे सारे डिपार्टमेंट हैं, हम कितना अलर्ट है इसको चेक करने के लिए हम ये ड्रिल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका एक यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया है, तो मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग इसको देखें और इससे जो हम सीखेंगे वो आने वाले समय के लिए बहुत लाभदायक है। आपदा प्रबंधन से संबंधित एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। अगर किसी स्तर पे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, टेम्परेरी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पेशेंट या जो व्यक्ति जिस हिसाब से उसको चोट लगी हुई है उसकी कोडिंग की जा रही है। तो इसके अंदर ग्रीन, रेड और आपकी ब्लैक कोडिंग की जा रही है। कोडिंग के हिसाब से पेशेंट को जो ग्रीन कोडिंग है उसको यहीं पे लोकल लेवल पे जो ज़्यादा बीमार नहीं है उसको यहीं लेके छुट्टी की जा रही है।
गाजियाबाद से खबर है जहां मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसके साथ ही भूकंप पर अभ्यास हुआ सफल। जहां बता दें कि भूकंप की स्थिति में क्या कुछ कार्य करने चाहिए, इसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जहां बता दें कि अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही एनडीआरएफ और पुलिस बल को भी बता दें कि एनडीआरएफ पुलिस ने संभाला मोर्चा। भूकंप पर अभ्यास हुआ सफल। जहां इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता कपिल चौधरी का। कपिल, क्या कुछ जानकारी है? आपात स्थिति में कैसे निपटा जा सके, इसके लिए अभ्यास का आयोजन किया गया, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और अभ्यास कराया गया, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से देखा गया है लगातार जो है, पहले भी देखा गया है कि जो भूकंप है वो आ जाते हैं, उसकी वजह से काफी जन हानि होती है। उस आपात स्थिति से निपटने के लिए जो जिला प्रबंधन है उन्होंने कि किस तरह से सायरन बजता है, सायरन बजने के बाद में अग्निशमन विभाग एनडीआरएफ जो लगातार मौके पर पहुंचकर जो राहत कार्य बचाव के जो काम करते हैं, ठीक है, उस तरह से वो अधिकारी से राहत बचाव कार्य किया जाता है। इसमें तमाम जिले के जो तमाम अधिकारी है वो मौजूद थे और देखा गया कि किस तरह से जो है यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो किया जाए। और सभी को इसमें क्या है कि नए तरीके से जो वो बचाव कार्य है कि किस तरह से किया जाएगा। जैसे बिल्डिंग अगर कोई गिर जाती है तो वहां पर पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरह से वहां पर लोगों को बचाएगी। और अग्निशमन विभाग जो आग लग जाती है गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में लगातार जो इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि जिस तरह से आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, तो वहां पर अफरा तफरी ना हो और जो तरीके से एक सुझाव वो सभी अधिकारियों ने मिलकर के सुझाव दिए हैं। जी ठीक है कपिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां, इसके साथ ही खैरागढ़ सीएससी में दवा का कांड देखने को मिला है। सड़क पर बिखरी सरकारी दवाइयां, दवाओं की बर्बादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर होती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है जहां बता दें कि लापरवाही उजागर हुई है। कूड़े में मिली है सरकारी दवाइयां, जिसके बाद बता दें कि खैरागढ़ सीएससी में दवा को लेके बता दें कि लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। सड़क पर बिखरी हुई मिली है दवाइयां और इसके साथ ही दवाओं की बर्बादी की जा रही है, जिसके बाद बता दें कि अब सनसनी फैली हुई है, लोगों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां और इसके साथ ही सीएससी में दवा और इसके साथ ही सड़क पर बिखरी सरकारी दवाइयां पाई गई हैं, जिसके बाद बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि लापरवाही उजागर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है जहां कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां, खैरागढ़ सीएससी में ये दवा देखने को मिली है। बताइए ये प्राइवेट खाने के नीचे क्यों रखी है? 2024 की ये दवा है, 26 तक चलेंगी ये दवा क्यों ये यहाँ पे रख रखी है? बताइए, ये बीच ट्रैफिक में बोल रहा हूँ, ये प्राइवेट खाते के प्राइवेट इसमें रखी हुई है, प्राइवेट खोखे के नीचे कितना कार्टून रखा है, चेक करो एक बार, आइए एक बार। इसी खबर पर रुक करेंगे सीएमओ अरुण श्रीवास्तव का। अरुण, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब उजागर होती हुई नजर आई है। इसमें अभी सदन दस्तावेज पूछा गया है, तो जो वहाँ के अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि ये जो दवाइयाँ हैं कैल्शियम है और ये आशाओं को विकसित करने के लिए दी गई थी, क्योंकि एक आशा के बाहर कोई दुकान है उसमें सारी दवाएं उन्होंने इकट्ठी तलब की थी, बाद में शायद उन्हीं के द्वारा ये फेंकी गई हैं। इसके लिए हमारे जो एसएमओ और एचएम है और एसएमओ स्टेट एक जांच टीम बनाई गई है जो गहराई से इसकी जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये विशेष रूप से आपस की लड़ाई जो आशाओं के बीच की है और उसकी वजह से इस तरह की सरकारी दवाओं का दुरुपयोग हुआ है और इसमें जो भी सख्त से सख्त कदम हुआ होगा वो उठाया जाएगा। अरुण, जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, दवाइयां सरकारी दवाइयां सड़कों पे मिली हैं, तो इसके बाद अब अगर आगे की बात करें तो आगे भी क्या ये मामला यूं ही उजागर होता हुआ नजर आएगा या कोई कमी होती हुई नजर आएगी इन मामलों में? इसके लिए जो भी तरह का कार्य करेगा वो दंडित होगा और अगर लोग दंडित होंगे तो अवश्य रूप से सुधरेंगे। ये किसी भी तरह का व्यक्तिगत दवाई का मामला है और इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जो भी कर्मचारी इस तरह की गलत गतिविधियां कर रहे हैं उनको विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको सेवा से अगर जो आवश्यक पड़े तो इनको बाहर भी किया जाए।
अरुण जी, जिस तरह से एक और जहां यूपी में स्वास्थ्य के साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह का मामला आना, क्या ये लोगों में आक्रोश फैलाता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, किसी भी तरह की सरकारी दवाई का प्रयोग बिल्कुल गलत है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित अभय खंड में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। 13-14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अकबर नामक युवक से प्रेम संबंध बताया गया। परिजनों की आपत्ति के बाद युवक ने लड़की को भगाया और विरोध करने पर परिजनों से मारपीट की गई। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने इंदिरापुरम पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और दबाव में बता दें कि आई पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। मामला एक बार फिर गरमाया है और क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है। चौकी पूरे रात को मेरी लड़की को फिर दोबारा सुनगा वो किडनैप करके ले गया और आया था रात को 2 बजे और किडनैप करके ले गया। इसमें पुलिस का पूरा हाथ है, ऊपर तक पुलिस मिली हुई है। इसमें पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस खुद ही कह रही कि हमारे को लेने के लिए आओ। हमारे को पुलिस को हमने वो दिया, हमारे रिसीविंग में दे रखी, पुलिस को कई बार दे रखी, लेकिन पुलिस पे कोई जांच नहीं कर। 4 महीने से हम कंप्लेंट कर रहे हैं उस बंदे के खिलाफ। वो लड़के पे इतने एक्ट लग चुके हैं, इतने मुकदमे लग चुके हैं और इतने हम कितनी कंप्लेंटें डाल चुके हैं, इतनी रिसीविंग ले चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। वो यही ये पुलिस थाना अभय खंड चौकी है, बगल में बैठ के वो खाना खा रहा है और लोगों को धमकियां दे रहा है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। खबर मथुरा से है, जहां एसएसपी की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ की चांदी लूट का 3 दिन में खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया जबकि दूसरा बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने लूटी गई चांदी बरामद कर ली है और इस कार्रवाई में एसपी सिटी राजीव कुमार के नेतृत्व में 8 टीमों को लगाया गया था। अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के प्रयास चल रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता के तहत 31/1 की रात में इसमें कुछ संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट बॉर्डर पे प्रकाश में आया था, जिसमें कि टीमों द्वारा घेराबंदी और चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें बोलेरो गाड़ी द्वारा संदिग्ध दिखने पर इसको रोकने पर पुलिस से इनकी अपराधियों द्वारा बिना किसी सोचे समझे पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जिसमें रक्षात्मक पुलिस द्वारा फायर किया गया था और मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम राहुल और नीरज हैं। इनका प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था और इनसे संपूर्ण चांदी जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब है उसको बरामद किया गया है। एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है, असलहे बरामद किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर गाजीपुर से है, जहां जमीन विवाद के चलते एक युवक ने पिता, मां और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर बता दी कि चौकिया तिराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि बहन ने माता पिता को भड़काकर पृथक जमीन अपने नाम करा ली थी, जिससे गुस्से में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिनांक 27/7/2025 को एक व्यक्ति ने अपने माँ, बाप और बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। उसी अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। इस तरह का मामला क्या निकल पाया? देखिए, जो प्राथमिक तौर पे जानकारी हुई थी कि प्रॉपर्टी विवाद में ही ये हत्या हुई है, ये बात अभियुक्त ने भी स्वीकार किया है कि बहन को कुछ प्रॉपर्टी उनके पिताजी ने नाम लिख दिया था, जिस पर विवाद लगातार बना हुआ था। उस दिन भी आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसके क्रम में इसने क्रोध में आके अपनी बहन को अपने माता पिता की हत्या की।
खबर संभल से है, जहां शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले में गिरफ्तार इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट के 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद परिवार वाले और समर्थकों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। संभल से एक खबर है, जहां बता दें कि 131 दिन बाद मिली रिहाई और इसके साथ ही बता दें कि परिवार वालों में खुशी की लहर देखने को मिली और भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। संभल से एक खबर है, जहां जफर अली जेल से रिहा हुआ है, जिसके बाद बता दें कि सभी में खुशी का माहौल है और इसके साथ ही परिवार वालों ने और उनके समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। संभल से एक खबर है, जहां जफर अली जेल से रिहा हुए, जिसके बाद उनके समर्थकों में और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां आतिशबाजी और इसके साथ ही फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही 131 दिन बाद रिहा हुए, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। संभल से एक खबर है, जहां बता दें कि 131 दिन बाद मिली रिहाई और इसके साथ ही जफर अली के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां बता दें कि बम पटाखे फोड़ने के बाद उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, फूल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया और इसके साथ ही उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। संभल से एक खबर है, जहां 131 दिन बाद मिली रिहाई और इसके साथ ही रिहाई मिलने के बाद उनके समर्थकों में और परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया और इसके साथ ही उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां उनका माला पहनाकर स्वागत किया। डोमियारगंज पहुंचे बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च डोमियारगंज चौराहे से बता दें कि निकाला गया और डीआईजी ने कहा कि शासन के निर्देश पर कराया गया फ्लैग मार्च लोगों में सुरक्षा का एहसास कराने के लिए था। उन्होंने डोमियारगंज और इटावा में हो रही चोरी की घटनाओं पर जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। अतिक्रमण पर भी प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए जाम की समस्या जल्द खत्म करने की बात कही है। सिद्धार्थनगर से यह खबर है, जहां अतिक्रमण पर भी प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए जाम की समस्या जल्द खत्म करने की बात कही गई। डोमियारगंज में फ्लैग मार्च निकाली गई और इसके साथ ही डीआईजी ने कहा कि जल्द होगा पूरे मामले का खुलासा और इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया। सिद्धार्थनगर से ये खबर है, जहां फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही डोमियारगंज में ये फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि चोरी पर सख्ती देखने को मिल रही है और इसके साथ ही घटनाओं में अंकुश लगाया जा सके, इसके मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाली गई और इसके साथ ही बता दें कि ताकि घटनाओं में कमी देखने को मिले, अंकुश लगाया जा सके, उसके चलते फ्लैग मार्च निकाली गई। इसके साथ ही ये डोमियारगंज में निकाली गई, जहां चोरी पर होगी सख्ती। इसके साथ ही कहा गया कि घटनाओं का खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि घटनाओं में कमी आ सके और इसके साथ ही फ्लैग मार्च का आयोजन लोगों में सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया गया। शासन की मंशानुरूप सभी थाना क्षेत्रों में ये अपेक्षा करी जा रही है कि पुलिस अधिकारी जो है प्रतिदिन फ्लैग मार्च, रूट मार्च करेंगे, पैदल अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, फोर्स के साथ लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। इसी क्रम में आज बस्ती रेंज के थाना डुमरियागंज में राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि धौलपुर जिले गेमानिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह रपट पर यह हादसा हुआ है, जहां तेज बहाव में एक कंटरा बह गया, जिसमें सवार 4 में से एक युवक ने पहले ही कूदकर जान बचा ली, बाकी 3 लोग बहाव में फंस गए। इसके साथ ही मौके पर मौजूद बाबा जमुना दास ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और एक युवक को बचा लिया। 2 अन्य की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, ताकि युवक आगरा से कबाड़ लाने धौलपुर आए थे। और इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज बहाव के दौरान जलधाराएं पार करने से बचे।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।